तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि होने वाली है हमारी इस वीक की Q&A की वीडियो। हर हफ्ते की तरह कल मैंने एक पोस्ट डाली थी आप लोगों के क्वेश्चंस मांगने के लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से आए, 700 से भी ज्यादा। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत ही ज्यादा थैंक यू। और साथ के साथ अगर आपका क्वेश्चन नहीं आया इस वीडियो में भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं और मैं मैक्सिमम कॉमेंट्स का यहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। तो मैंने आज ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं, थोड़े हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है वो है फुटबॉल 2020 फैन क्लब की तरफ से, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन एरिक बिशॉफ? He was considered as the best general manager of Raw, but why he failed in WCW and TNA #Hall of Fame? तो आप लोगों को अगर नहीं पता तो कल WWE ने अनाउंस करा था कि अब एरिक बिशॉफ जो है वो क्लास ऑफ 2021 में इंडक्ट करे जाएंगे हॉल ऑफ फेम के अंदर। ये देख के मुझे थोड़ा सा शॉक लगा क्योंकि अभी रिसेंटली हमने उनको ऑल एलीट रेसलिंग में भी देखा है, लेकिन आई डोंट थिंक कि एरिक बिशॉफ ने कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ साइन करा था। तो मैं उनके लिए खुश हूं कि फाइनली वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि रेसलिंग की दुनिया में वो काफी बड़ा नाम है। और जहां तक उनके जनरल मैनेजर की बात है, भाई जब मंडे नाइट रॉ पे वो जनरल मैनेजर थे तो एक्चुअली में वो चीजें कभी बुक नहीं कर रहे थे और ना ही उन्होंने ऐसा WWE में कभी करा। वो सिर्फ उनका एक ऑन स्क्रीन रोल था और उससे कोई लिंक नहीं है कि आखिर वो क्यों WCW और TNA में फेल हो गए। और WCW की जहां तक फेल होने की बात है, सिर्फ एरिक बिशॉफ उसका इकलौता रीजन नहीं था। अगर आपको नहीं पता, गो एंड चेक आउट मंडे नाइट वॉर्स प्लेलिस्ट। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि आता है विजू इस लाइव की तरफ से। ये पूछते हैं व्हाट इफ ब्रॉक लेसनर रिटर्न्स ऑन द नाइट ऑफ रेसलमेनिया जस्ट लाइक द हार्डी बॉयज? अब ये भाई एक काफी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न अभी तक हमें देखने को मिला नहीं है। तो क्या वो नाइट ऑफ रेसलमेनिया पे वापस आएंगे? मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर WWE को अपना रेसलमेनिया का पेपर व्यू बड़ा बनाना है, उसके लिए बिजनेस बढ़ाना है, तो आई डोंट थिंक कि ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया तक सरप्राइज रखना एज अ बिजनेस डिसीजन उनके लिए बेटर है। आई थिंक अगर उनको वापस लाना होता ब्रॉक को तो वो ले आते, या फिर अभी भी ले आएंगे। और रेसलमेनिया वाले दिन आई डोंट थिंक कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है उनके वापस आने की। उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी आई थिंक नाइट आफ्टर रेसलमेनिया की बनेगी, लेकिन सबसे ज्यादा चांस अभी भी उनका पहले ही वापस आने का है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे ऋषभ की तरफ से, क्या बेकी लिंच रेसलमेनिया में आएंगी? भाई इस बार तो पिक कर लो, रुलाओगे क्या? तो क्वेश्चन के लिए थैंक यू। और बेकी लिंच की जहां तक बात है, मैं सीधा सीधा बताऊंगा कि आई डोंट थिंक कि वो आने वाली है। अभी वो किसी भी प्लान्स में नहीं है और अभी भी उनको अपने बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने दिया जा रहा है। आई थिंक नाइट आफ्टर रेसलमेनिया बन सकता है एक और बड़ा मोमेंट जब बेकी का रिटर्न हमें देखने को मिले। अगला क्वेश्चन आता है गाइस सनी की तरफ से और एक काफी लंबा क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली इन्होंने क्या लिखा है, इनका ये हॉट टेक है, इनका ये ओपिनियन है, तो हमें मानने की जरूरत नहीं है, सीधी बात है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि रोमन रेंस को अगर WWE पुश नहीं करती, यानी कि ओवर पुश नहीं करती एज अ बेबी फेस, तो क्या उनके आज इतना बड़ा फैन बेस होता कि हम उनको एज अ हील भी पसंद कर रहे होते? क्या ओवर पुश करना काइंड ऑफ एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, जैसे शार्लेट के साथ भी हुआ है? क्योंकि भले ही उनको नेगेटिव रिएक्शन मिल रहा था, लेकिन उनको रिएक्शन मिल रहा था और उनकी तरफ काफी सारी आई बॉल्स आ रही थी, काफी लोग उनको देख रहे थे और रोमन रेंस एक बड़ा नाम बना। अब इस चीज से मैं डेफिनेटली गाइस कहीं ना कहीं एग्री करता हूं कि अगर रोमन रेंस को उस समय WWE उतना पुश नहीं करती तो शायद आज के दिन में वो उतने बड़े स्टार नहीं बनते। लेकिन उनकी जो बुकिंग थी वो उतनी अच्छी उस पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं थी, इससे मैं एग्री करूंगा और शायद आप लोग भी एग्री करेंगे कि रोमन को और कुछ चाहिए था उस पॉइंट पे। उनको ओवर पुश करा जा रहा था, लोग वो चीज देखना नहीं चाहते थे। लेकिन डेफिनेटली ये बात आपकी सही है कि भाई अगर किसी सुपरस्टार को हम लगातार दिखाते रहेंगे तो हो सकता है कि वो एक पॉइंट के बाद अच्छा लगने लगे, या फिर ये भी हो सकता है कि लोग उसको बिल्कुल ही हमेशा के लिए हेट करना शुरू कर दें। और आई थिंक क्योंकि रोमन के गिमिक में एक बहुत बड़ा चेंज आया, वो एक ज्यादा बड़ा पॉइंट बना था उनके पॉपुलर होने का एज कंपेयर टू उनका पुराना रन। अगला क्वेश्चन आता है गाइस यहाँ पे अतुल की तरफ से, व्हाट इफ जिमी ऊसो कम्स बैक इन फास्टलेन एंड जॉइन रोमन्स फैक्शन एंड लेटर द ऊसोस चैलेंज फॉर स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप? बिल्कुल होने का चांस है। मैं तो काफी समय से कह रहा हूं कि जिमी ऊसो को भी वापस आना चाहिए और रोमन रेंस की फैक्शन में जुड़ना चाहिए। अब क्या ऐसा होगा इसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा फास्टलेन तक, लेकिन अगर वो वापस आते हैं और ऊसोस एक बार फिर से टैग टीम डिवीजन का पार्ट बनते हैं तो उससे दो चीजें होंगी, एक की अच्छी टैग टीम आ जाएगी स्मैकडाउन पे और साथ के साथ डिवीजन में थोड़ी क्रेडिबिलिटी भी बन पाएगी। अगला क्वेश्चन आता है सैम डैनियल की तरफ से, विल रोमन गेट हिज न्यू थीम सॉन्ग एट रेसलमेनिया? मुझे लगता है ऐसा होने वाला है कि कुछ स्पेशल एंट्रेंस रोमन के लिए प्लान करी जाएगी। जी हाँ, will Paul Heyman be the client of both Roman and Brock if Brock returns or faces Bobby? भाई मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर को तो पॉल हेमन की जरूरत बिल्कुल है ही, वो उनके बिना नहीं आने वाले। आई थिंक रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर अगर अलग अलग शोज पे होंगे तो डेफिनेटली पॉल दोनों के साथ रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है एक्सपेक्टेड जोक्स की तरह से, पूछते हैं आपको क्या लगता है बेली, जेफ हार्डी एंड केविन ओवेंस के अपोनेंट्स कौन हो सकते हैं रेसलमेनिया में? भाई एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि स्मैकडाउन की विमेंस डिवीजन में आखिर कौन है? आई थिंक बेली के साथ कार्मेला को लड़वाया जा सकता है, लेकिन फिर वो दोनों ही हील्स हैं। बियांका बेलेर और साशा बैंक्स के अलावा आई डोंट थिंक कोई इतना बड़ा सुपरस्टार है कि बेली के साथ एक सिंगल्स मैच वो लड़ पाए, तो बेली के प्लान्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। केविन ओवेंस की हम बात करें तो रिसेंटली वो इतने स्ट्रॉन्ग बुक किए जा रहे थे, भले ही मैच हार रहे थे, एक इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन का पार्ट तो थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। वो साशा और बियांका की इंटरव्यू ले रहे हैं तो फिर से उनका ग्राफ नीचे चला गया। और तीसरा नाम है पूछ रहे हैं जेफ हार्डी का, तो भाई उनकी तो बात ही मत करो। एटलीस्ट पहले मंडे नाइट रॉ में फीचर करा जा रहा था, पिछले कुछ हफ्तों से तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो आपका सवाल अच्छा है, लेकिन अगर आप लोगों के पास आइडियाज हैं कि इनके मैच किसके साथ होने चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं। अगला क्वेश्चन आता है स्मिथ गेमिंग सेंटर की तरफ से, पूछते हैं पेंडेमिक के पहले पेपर व्यू के लिए टाइटल स्टोरी लाइन के अलावा भी WWE में बहुत सारी स्टोरी लाइंस थी, जो कि एग्जांपल दे रहे हैं रूबी रायट, नटालिया, TLC, बेला ट्विंस एंड रोंडा राउजी टैग स्टोरी लाइन। अभी रॉ पर सिर्फ एक फील्ड वर्सेस ऑटन वाली स्टोरी लाइन है बिना टाइटल के। क्या ये मेन रीजन है कि रॉ की जो है व्यूअरशिप है, या फिर हम कह सकते हैं 3 घंटे की रॉ में बोरिंग लगती है? तो भाई ये रीजन आपका कहीं ना कहीं सही है, लेकिन इसको मैं कंपेयर उन फ्यूड से नहीं करूंगा जिनको आपने एग्जांपल में डाला है। इतना जरूर मैं कहूंगा कि टाइटल के बिना भी पूरा शो में अच्छी फ्यूड हमें देखने को मिलनी चाहिए। टैग टीम डिवीजन और वुमेन्स डिवीजन इस पॉइंट पे ऐसी चल रही है कि बंदा बस कह दे भाई जो हो रहा है होने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेफिनेटली अगर 3 घंटे का शो अच्छा चलाना है तो 3 तो अच्छी स्टोरी लाइंस हो, ताकि तीनों आर में तुम्हारे पास कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए हो। तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। अगला क्वेश्चन आता है ब्रिजेश की तरफ से। कुछ टाइम पहले डेव मेल्जर ने कहा था कि रेसलमेनिया के लिए जॉन सीना, गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर लॉक्ड है, बट इनमें से अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके बारे में मेरा क्या कहना है, और साथ के साथ पूछते हैं आपका एंड सेकंड इस पे आपका क्या रिएक्शन होगा अगर रेसलमेनिया में ड्रू को हेट मिले और रोमन को चीयर मिले, लव योर वीडियोस। तो भाई देखो, पहली बात यह है कि डेव मेल्जर कोई WWE में काम करते नहीं है। उनको अगर कुछ सुनने में आया उन्होंने बता दिया, या फिर उनकी स्पेकुलेशन भी हो सकती है। हम भी तो इतने समय से बोल रहे हैं ये वापस आ सकता है, वो वापस आ सकता है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अभी तक अगर जॉन सीना में देखने को नहीं मिले, साथ के साथ आपने गोल्डबर्ग का नाम लिया, ये 2 नाम तो मुझे लगता भी नहीं है अब आने वाले हैं। ब्रॉक लेसनर की अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो फास्ट लेन या उसके बाद वाली रॉ में देखने को मिलेगा। और जहां तक सवाल है रेसलमेनिया में रिएक्शन का, आई थिंक ड्रू मैकिंटायर को मिक्स्ड रिएक्शन मिल सकता है, चीयर हो सकती है, लेकिन रोमन को बू होगी क्योंकि उनके अगेंस्ट एज है और उनका गिमिक भी हिल है, और वो उसके हिसाब से होना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है अंकित सिंह की तरफ से। करंटली इट इज डिफिकल्ट टू थिंक व्हाट विल बी 14 मैचेस फॉर रेसलमेनिया, व्हाट डू यू थिंक विल बी द मैचेस? भाई अगर मैं बोल भी दूं ये मैच होंगे तो होने वाले हैं नहीं, और यही चीज मैं आप लोगों को बोल रहा था। मान लो अगर ब्रॉक लेसनर वापस आ जाते हैं और हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली और एक ट्रिपल थ्रेट मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए देखने को मिल जाता है, तो ये 2 नाइट की रेसलमेनिया है, 1 नाइट की नहीं है कि 2 बड़े मैच मिल गए। 2 दिन के लिए पूरा बड़ा पेपर व्यू WWE को बुक करना है। तो क्या आप 2 मैचेस की वजह से रेसलमेनिया के लिए हाइप हो सकते हैं? मैं पर्सनली नहीं हो सकता। और 14 मैचेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और अभी का जो सीन चल रहा है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल मैचेस बुक होने वाले हैं, जैसे कि रॉ या स्मैकडाउन पे हमें देखने को मिलते हैं, और ये काफी अनफॉर्चुनेट है। अगला क्वेश्चन आता है गाइस द पावर हाउस की तरफ से। एक रैपिड फायर है जो कि हमने काफी समय से करा भी नहीं। चलो भाई एक रैपिड फायर करते हैं। स्मैकडाउन लाइव 2016 या 20 डेफिनेटली 16। अब डेफिनेटली मैंने इसलिए बोला क्योंकि उस पॉइंट पे स्मैकडाउन देखने में मजा बहुत ज्यादा आ रहा था। 2020 में भी स्मैकडाउन काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही थी, लेकिन 2016 जस्ट उसको एज आउट कर जाती है। स्टोन कोल्ड फेस या हील? डेफिनेटली फेस। हल्का मेनिया और हॉलीवुड होगन, मैं कहना चाहता हूं कि दोनों का अपना अपना इंपैक्ट था, लेकिन हॉलीवुड होगन मैं बोलूंगा क्योंकि हल्का मेनिया को मैंने कभी वैसे लिव करा भी नहीं है। स्टिंग और द फील्ड? डेफिनेटली द स्टिंग, क्योंकि वो एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, हिस्टोरिकल कैरेक्टर है। फील्ड शायद उस स्टेज पे अभी तक पहुंचा नहीं है। सेथ रॉलिंस 2015 या 20? डेफिनेटली 15 भाई, वो अपनी पीक पे थे उस पॉइंट पे, इसमें कोई शक नहीं है। और आखिरी में पूछते हैं जिम रॉस या फिर माइकल कोल, तो मैं जिम रॉस को बोलूंगा एक बार फिर से, इज अ लेजेंड। और माइकल कोल जबकि काफी सालों से WWE के साथ एक बढ़िया कमेंटेटर है, लेकिन जिम रॉस का लेवल एक अलग ही है। और भाई अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे MJF की तरफ से। ब्रो व्हाट्स योर थॉट ऑन टोनी खान एज अ बुकर इन AEW? इज ही डूइंग गुड जॉब और नॉट? हु इज बेटर बिटवीन डिक्सी कार्टर एंड टोनी खान? भाई दोनों का कंपैरिजन करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक टोनी खान एक काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और पहले से मैं बोल रहा हूं कि वो अपने टैलेंट को काफी सारी फ्रीडम देते हैं कि वो खुद ही शो बुक कर सकें। तो टोनी खान को ये नहीं है कि सब कुछ मैं ही करूंगा, चाहे वो गलत हो या वो सही हो। वो अपने टैलेंट को ज्यादा ऑप्शंस देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदे इस इंडस्ट्री में बहुत समय से, इनको पता है कि अपने लिए सही क्या हो सकता है, बेस्ट क्या हो सकता है। तो आई थिंक वो एक अच्छा काम कर रहे हैं इस मामले में, जिस तरीके से वो मैन मैनेजमेंट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है द फनी रियलिटी की तरफ से। इज रॉ बिकमिंग वर्स टू वॉच वीक बाय वीक बिकॉज ऑफ देयर क्रिएटिव ब्लंडर्स? ऑब्वियसली भाई, क्योंकि क्रिएटिवली इतनी सारी चीजें खराब है तो रॉ को देखने में मजा नहीं आता। और मैं पर्सनली बोलूं तो मेरे को चारों शोज में से इस समय रॉ सबसे बेकार लग रहा है। और एक बार फिर से ये एक ओपिनियन है, लोग आके ऐसे पड़ जाते हैं ना मेरे पीछे कि आप WWE को हेट करते हो। मतलब इतना आसान नहीं जाता कि भाई मैं एक ओपिनियन दे रहा हूं, अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा तो आप क्या चाहते हैं मैं आके बोलूं भाई रॉ ने तो कमाल कर दिया? ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं बोलूंगा। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर आपको एक शो पसंद नहीं आ रहा तो आप बोल सकते हैं, इंटरनेट है, आप अपना ओपिनियन देने यहाँ पे आए हैं। अगला क्वेश्चन आता है विजू इस लाइव की तरफ से। भाई 2 क्वेश्चन आ गए आपके, इससे बढ़िया क्या कमाल की बात है। दिस और दैट पूछते हैं, डीमन फिन बैलर या द फील्ड ब्रे वायर? आई विल पिक द डीमन फिन बैलर। सेथ ब्रेकिंग शील्ड
Cole breaking undisputed era, definitely Seth breaking Shield. Yes movement Kofi Mania, yes movement Brock return to WWE और CM Punk, मैं तो CM Punk को देखना चाहूंगा. ट्राइबल चीफ या अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट, ओवरऑल देखें तो भाई करियर फिलहाल तो ऑब्वियसली अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट का बेटर है, लेकिन ट्राइबल चीफ इज द फ्यूचर ऑफ WWE, ये बात हम जानते हैं. और फाइनली ये पूछते हैं काजू या फिर बादाम, तो मैं भाई बोलूंगा किशमिश. और अगर आपको भी किशमिश पसंद है भाई कमेंट्स में मुझे जरूर बताना. अगला क्वेश्चन आता है यश की तरफ से. पता है आज मैं काफी लेट हो चुका हूं, लेकिन फिर भी पूछ के देखता हूं भाई, व्हाट्स योर थॉट ऑन मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब. तो भाई मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब पे ऐसा कोई थॉट नहीं है, मैंने वो पूरा वीडियो कवर करा हुआ है अपने मंडे नाइट वॉर्स की प्लेलिस्ट में. थॉट सिर्फ इतना है कि वो एक ऐसी चीज थी उस समय शायद रेसलिंग इंडस्ट्री में नहीं होनी चाहिए थी, और ब्रेट हार्ट के करियर के लिए वो एक बहुत बड़ा बेकार पॉइंट था, क्योंकि WCW में वो उसके बाद गए और उनका करियर वहां पे कभी भी वैसा नहीं चला जैसा WWE में था, और उनके लिए वो काफी इंडिविजुअल लेवल पे बेकार चीज थी, और ओवरऑल ही जो सब कुछ हुआ वो काफी सही नहीं था. अगला क्वेश्चन आता है मंगला की तरफ से. व्हेन विल WWE ऑर्गेनाइज किंग ऑफ द रिंग 2021? वी आर गेटिंग बोर्ड बाय बैरन कॉर्बिन. और इसके साथ मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा कि कॉर्बिन अभी भी किंग क्यों है भाई? इतनी पुरानी किंग ऑफ द रिंग हो गई, उनके साथ हुआ तो कुछ है नहीं, और अगर 2021 में भी WWE किंग ऑफ द रिंग करती है तो किंग ऑफ द रिंग जीतने वाले को आखिर मिलता क्या है? एक क्राउन और एक अच्छा सा सीट और एक बढ़िया सी ड्रेस, इसके अलावा क्या मिलता है? क्या उसको कोई चैंपियनशिप का मौका मिलता है? क्या उसको बढ़िया से बुक करा जाता है? आई डोंट थिंक सो. तो किंग ऑफ द रिंग का फायदा ही क्या है मुझे पता नहीं, और अभी तक बैरन कॉर्बिन को किंग भी क्यों बोला जा रहा है उसके पीछे भी कोई रीजन नहीं है. अगला क्वेश्चन आता है फैन एंड मैन कनेक्शन की तरफ से. WWE सुपरस्टार्स जो इंस्टाग्राम में ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, WWE उनको बोलती है या फिर वो खुद करते हैं, तो भाई दोनों का मिक्सचर होता है. जो प्रमोशनल पोस्ट होती है उनको बोली जाती है डालने के लिए, और वो खुद भी ऑब्वियसली अपनी लाइफ की मोमेंट शेयर करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ऑब्वियसली, कि ऐसा नहीं तुम कुछ भी उठा के डाल दो, कुछ ना कुछ उनको देख के डालना पड़ता है. क्या कभी ब्रॉक लेसनर और बैरन कॉर्बिन फेस टर्न करेंगे? तो भाई ब्रॉक लेसनर आई थिंक अलग अलग टाइम पे फेस हील बन सकते हैं. उनको ऐसा नहीं है कि हील ही रहना है हमेशा मॉन्स्टर, वो थोड़ा बहुत फेस भी बन जाए तो लोगों को पसंद आता है. कॉर्बिन आई डोंट थिंक कि कभी फेस बनने वाले हैं. इसके बारे में पूछते हैं रेसलिंग हमें क्या कोई मॉरल सिखाती है, क्योंकि ये बाकी स्पोर्ट्स से डिफरेंट है. भाई ये बेसिकली हमें ऐसा कोई मॉरल तो मैं नहीं कहूंगा सिखाती है, लेकिन अगर आप टेक अवेज लेना चाहें तो काफी सारे टेक अवेज हैं कि भाई किस तरीके से आपको स्पोर्ट को देखना चाहिए, किस तरीके से आप एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक कम्युनिटी में, एक फैन बेस में अपने आप को बात करते हैं, किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, और इन एथलीट्स की जो रिस्पेक्ट है वो हमें करनी को आती है स्पोर्ट से. तो अगर आपको लगता है काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को कोई मॉरल मिला है रेसलिंग से, आप डेफिनेटली मुझे बताएं. अगला क्वेश्चन है अगर CM पंक वापस आए तो एज से उनका भी बड़ा रिटर्न होगा, कि उनका रिटर्न एज से भी बड़ा होगा? तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि CM पंक का रिटर्न एक ऐसी चीज है जो लोगों को लगता है कि हो सकता है, लेकिन जब वो होगा तो रिएक्शन अल्टीमेट ही होगा. रेसलमेनिया क्यों सबसे बड़ा पेपर व्यू है भाई? तो इसके लिए तो बहुत बड़ी डिस्कशन हम कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक क्योंकि शुरू से ही WWE ने फोकस करा था कि ये हमारा एनुअली सबसे बड़ा शो होगा, तो ये इसका रीजन है. अगला क्वेश्चन आता है रुद्रा की तरफ से. हेलो सर, आई वांट टू आस्क व्हाट आर योर व्यूज ऑन AJ स्टाइल्स मैच अगेंस्ट द न्यू डे इन रेसलमेनिया? आर यू सैटिस्फाइड और वर यू एक्सपेक्टिंग बेटर? तो अगर मैं सच बताऊं तो मैं एक्सपेक्ट बेटर कर रहा था AJ स्टाइल्स के लिए, क्योंकि रूमर्स आ रहे थे ट्रिपल एच के साथ मैच होगा, तो ऑब्वियसली वो चीज बेटर हो सकती थी. लेकिन अगर AJ स्टाइल्स इस स्टोरी लाइन को आने वाले हफ्ते में थोड़ा फन बना सकते हैं, मैच तो ऑब्वियसली वो अच्छा देंगे, तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा देखने में. और अगर वो टाइटल्स जीत जाते हैं तो फिर ज्यादा मजा आएगा AJ स्टाइल्स और ओमोस की आपस में देखने में कि कैसे उनकी केमिस्ट्री बनती है एज अ टैग टीम. अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे ट्रिपल एच की तरफ से. ब्रो कैन यू टेल हाउ रेसलर्स आर पेड? मीन अगर ब्रॉक की सैलरी 12 मिलियन है तो क्या हर महीने से 1 मिलियन मिलते हैं, या एक साल का पूरा $12 मिलियन? बाय द वे वैसे आप मेरे क्वेश्चन नहीं पिक करते, बट फिर भी ट्राई करता हूं. तो भाई क्वेश्चन अच्छा था तो ले लिया है, और आई डोंट नो एग्जैक्टली कि हर महीने कितने पैसे पे होते हैं, लेकिन इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर गारंटीड मनी होती है. तो अगर $12 मिलियन का ब्रॉक का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें से 8-9 मिलियन गारंटीड है कि कुछ भी हो जाए भाई हम तुम्हें पे करेंगे. बाकी सारी इंसेंटिव बेस्ड होता है कि अगर ब्रॉक ने ये चीज करी, अगर ब्रॉक ने इतनी मर्चेंडाइज बेच दी तो पैसे मिलेंगे, अगर इतनी टिकट सेल हो गई तो उतने पैसे मिलेंगे. और वो बोनस बन के जो है वो ब्रॉक लेसनर की 12 मिलियन तक सैलरी पहुंचती है. और बाकी सारे सुपरस्टार्स में भी ऐसा है कि एक डाउन साइड गारंटी वर्ड यूज होता है कि इतने पैसे तुम्हारे पक्के हैं, और बाकी ऊपर जो है वो इंसेंटिव बेस्ड होगा. अगला क्वेश्चन आता है MFAZ की तरफ से. कैन यू से व्हेन AJ Lee could make a return in pro wrestling and what if she joins AEW? भाई मुझे लगता है कि AJ अपनी लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे आ चुकी है, रेसलिंग उनके लिए अब हिस्ट्री है. उन्होंने अपना टाइम जब था वो कर लिया पूरा, अपने मजे कर लिए, लेकिन अब वो एक राइटर बन चुकी हैं, उनके गोल्स अलग हैं, उनका पैशन चेंज हो गया आई थिंक.
तो कम चांस है कि वो वापस आएंगी, लेकिन अगर वापस आती हैं तो AEW के लिए डेफिनेटली एक बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि उनको विमेंस डिवीजन में एक ऐसे बड़े नाम की जरूरत है। अगला क्वेश्चन आता है गाइस, जो कि हमारा फाइनल क्वेश्चन है तन्मय मंडल की तरफ से, और ये बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं रेसलिंग फैंस के बारे में। आप पढ़ सकते हैं पॉज करके कि भाई ड्रू मैकिंटायर का एग्जांपल अगर हम ले ले तो 1 साल पहले जो है फैंस उनको कितना सपोर्ट कर रहे थे, उनको चीयर कर रहे थे कि ये चैंपियनशिप जीते, और अब 1 साल बाद लोग चाहते हैं कि बॉबी लैशली और ड्रू मैकिंटायर के मैच में ड्रू हार जाए या फिर से वो चैंपियन ना बने, और हमें अब फर्क नहीं पड़ता कि ड्रू मैकिंटायर एक बड़ा स्टार है या फिर नहीं, और कई लोग तो उनको ओवर पुश्ड भी कह रहे हैं। तो ये भाई मैं कहूंगा कि पॉइंट टू पॉइंट ओपिनियन है, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ आपको ड्रू मैकिंटायर को इस पॉइंट पे पसंद करना ही है, लेकिन यहाँ पे आपका ओपिनियन है, आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। और रेसलिंग में लोग बहुत जल्दी अपने ओपिनियन चेंज करते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मैं इतने समय से यही कह रहा हूं कि भाई ड्रू मैकिंटायर को WWE ने 1 साल लगा के एज अ स्टार बुक करा है, तो अगर बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच फॉर द WWE टाइटल होता है तो ड्रू मैकिंटायर को भी साथ साथ एक बड़ी फ्यूड देनी जरूरी है। उनको ऐसे ही रेसलमेनिया में कोई छोटे मैच में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ब्रॉक वर्सेस बॉबी एक ड्रीम मैच है जो फैंस देखना चाहते हैं, लेकिन ड्रू इज फॉर द फ्यूचर। और अगर एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बनता भी है तो हम ये नहीं कह सकते वो क्यों चैंपियन बन गया। अगर उसकी स्टोरी लाइन इतनी ज्यादा ओवरपुश लग रही है कि वो एक पॉइंट के बाद बोरिंग हो जाए तो मैं भी अपना ओपिनियन चेंज कर सकता हूं, लेकिन अभी आई डोंट थिंक कि वैसा पॉइंट आया है। अभी भी ड्रू मैकिंटायर एक काफी बढ़िया कैरेक्टर मुझे लग रहा है, और एक बार फिर से मैं बोलूंगा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों को इससे एग्री करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग मुझे बताएं कि जो तन्मय की स्टेटमेंट है इससे आप लोग कितना एग्री करते हैं। और गाइस ये थी आज की Q&A वीडियो, अगर आपको पसंद आए इसे लाइक करें, अपने क्वेश्चंस भेजने के लिए थैंक यू सो मच। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।